हाय। आई होप एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। जो अपने ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता होगा मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। बाकी जो भी नए स्टूडेंट हमें देख रहे हैं पहली बार, उनके लिए बताना ज़रूरी होता है कि मैं कौन हूँ और आखिर यहाँ पे पढ़ा क्यों रहा हूँ। सो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देता हूँ ताकि उनको क्यूरोसिटी जो उनके अंदर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद हम फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो इस कोर्स के अंदर, पर्टिकुलर इस कोर्स के अंदर ये जो हमारी है वो पहली क्लास होने वाली है। तो इसलिए आपका ये हक बनता है कि आप ये जानो कि आप पढ़ किससे रहे हो। सो आई एम नीरज एंड आई क्लियर्ड मल्टीपल डिफेंस एग्जाम सिंस 2019 to 2025. I cleared CDS, CAPF, FCAT, IBSEIO, ICG असिस्टेंट कमांडेंट एंड मेनी अदर एग्जाम जो भी हमारे डिफेंस के होते हैं, इंक्लूडिंग एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी, AASSR। ये सारे एग्जाम्स जो है मैंने क्लियर किए हैं और एक बार नहीं मल्टीपल बार मैंने क्लियर किए हैं। आई अपीयर्ड इन मल्टीपल टाइम इन माई SSBs, बट अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं अभी रिकमेंड नहीं हुआ हूँ तो आपके सामने यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो ये है मेरे बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर मैं अपने टीचिंग करियर के बारे में बताऊं तो मैं लास्ट 2-3 सालों से जो है वो टीचिंग के अंदर हूं और मेरे को पढ़ाते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। डिफेंस फील्ड की चीज़ों को पढ़ते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है और मुझे पता है कि किन चीज़ों को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कौन सी कंटेंट को आपको पढ़ाना है और कौन से कंटेंट को आपको नहीं पढ़ाना है। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पे हैं, अगर आप इस कोर्स के अंदर हैं, देन यू आर वेरी सिक्योर गाय कि आपको पता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है। उसने एग्ज़ाम दिया है, वो भी एग्ज़ाम देता है, एक एस्पायरेंट है, तो उसको पता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपके लिए रखा था, जो अभी आपको मैंने बता दिया। अब हम मूव करते हैं अपने सेशन के ऊपर और अपने लेक्चर के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भी हम बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने फर्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी को। ठीक है। ज्योग्राफी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं दो तरीके के ज्योग्राफी पढ़ने का। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है हमारी इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। पहले फिजिकल ज्योग्राफी समझेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे करके हम लेक्चर के आगे अंदर जब बढ़ेंगे तो हम इंडियन ज्योग्राफी को क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज बेसिकली जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है क्या, यूनिवर्स। ठीक है ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्स पढ़ने वाले हैं। और यूनिवर्स के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यूनिवर्स पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बाद हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। और गैलेक्सी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो गैलेक्सी के बाद हम देखेंगे तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये जो चीज़ें होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। बट आज के इस टॉपिक में हम यूनिवर्स को पढ़ेंगे, गैलेक्सी को पढ़ेंगे एंड देन सोलर सिस्टम को पढ़ के आज के चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। देखो यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा गैलेक्सी, ठीक है, और यूनिवर्स। अब आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने ये टर्म पहले भी सुन रखा होगा, यूनिवर्स। बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो यूनिवर्स को बहुत छोटा समझ पा रहे होंगे या फिर यूनिवर्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे होंगे। तो एक बार मैं आपको यूनिवर्स समझाता हूँ और बताता हूँ कि ये जो यूनिवर्स है ना, आखिर है क्या, हम यूनिवर्स कहते किसको है ना। क्योंकि देखो यार, अगर एक बार आपको यूनिवर्स समझ में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मैं एग्जांपल्स दूंगा, जो आपको चीज़ें समझाऊंगा, वो आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपका। मान लो आपका नाम क्या है, XYZ है। ठीक है। मान लिया कि आपका नाम क्या है, XYZ है। मैं पूछूंगा XYZ आप रहते कहाँ पर हो, तो आप क्या कहोगे कि सर मैं आपके बगल में रहता हूँ, यानी कि मैं आपके ही शहर से हूँ, मतलब कि लखनऊ से हूँ। मैंने कहा अच्छा जी आप लखनऊ से ही हो, तब तो वेलकम है आपका, लखनऊ से हैं आप तो। अब देखो आपने बोला कि सर मैं लखनऊ से रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, लखनऊ जो है ना आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा हो, बट लखनऊ भी किसी ना किसी चीज़ के अंडर आता होगा। बोलोगे बिल्कुल सर, लखनऊ क्या है, हमारे इंडिया के अंदर आता है, क्योंकि लखनऊ क्या है, हमारे यूपी की कैपिटल है और यूपी इंडिया का पार्ट है। इट्स मीन कि जो लखनऊ है एक डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ यूपी के अंदर आता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो पहले मैं यूपी ही लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो लखनऊ कहाँ पे आता है सर, यूपी के अंदर आता है। और यूपी कहाँ पर आता है, तो आप बोलोगे सर यूपी जो है ना वो इंडिया के अंदर आता है। बोलोगे बिल्कुल सर, यूपी कहाँ पर आता है, इंडिया के अंदर आता है। अब मैं बोलूँगा कि जो इंडिया है सर वो किस चीज़ के अंदर आती है, तो बोलोगे इंडिया, इंडिया तो सर एशिया के अंदर आती है। क्या बोलोगे सर आप बोलोगे सर इंडिया जो है ना वो एशिया के अंदर आती है। क्यों, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट है और ऐसे हमारे पास और भी 6 कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें से एशिया हमारा एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा इंडिया आता है। अब मैं बोलूँगा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट किस चीज़ के अंदर आता है,
तो बोलोगे सर ये जो 7 कॉन्टिनेंट है ना, ये है तो सारे के सारे अर्थ पे ही ना, तो एशिया कॉन्टिनेंट भी किसके अंदर आएगा, तो बोलोगे सर अर्थ के ही अंदर आएगा। अब अगर मैं पूछूँ ये जो आपकी अर्थ है यानी कि अब जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी किस चीज़ के अंदर आती है, तो बोलोगे सर अर्थ। अर्थ तो हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम में ये क्या है, एक प्लेनेट है। मैं बोलूँगा क्या है, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही कहा आपने, अर्थ क्या है, हमारा एक प्लेनेट है। वहीं मैं बोलूँगा कि अगर ये प्लेनेट है तो और भी तो प्लेनेट होंगे, ये प्लेनेट रहते कहाँ पर हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, ये जो प्लेनेट है ना वो हमारे सोलर सिस्टम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो आप बोलोगे सर सोलर सिस्टम के अंदर रहते हैं। अब मैं बोलूँगा कि इन सोलर सिस्टम का हेड कौन है, तो आप क्या बोलोगे, सर जो हमारा सन है ना, जो हमारा क्या है, जो हमारा सन है जिसको हम सूरज कहते हैं, वो सन क्या है, इस सोलर सिस्टम का हेड है। अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारा सन है ना, ये जो हमारा सन है, ये सन क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, सन हमारा एक स्टार है। सन क्या है, हमारा एक स्टार है। अगर मैं बोलूँगा कि क्या सन ही इकलौता स्टार है, तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, सन एक इकलौता स्टार थोड़ी है, सन के जैसे तो बहुत सारे स्टार हैं। कितने स्टार हैं, तो आप बोलोगे सर 300 से 400 बिलियन, कितने, 300 से 400 बिलियन स्टार हमारे होते हैं। कहाँ पर, सूरज के जैसे। अब ये जो 300 से 400 बिलियन स्टार होते हैं सर, ये कहाँ पर रहते हैं, तो आप बोलोगे सर ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं सर, गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। अब सर क्या गैलेक्सी एक है, बोलोगे नहीं सर, गैलेक्सी भी बहुत सारी हैं। तो गैलेक्सी बहुत सारी हैं, तो ये सारी की सारी गैलेक्सी रहती कहाँ पर हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये सारी की सारी गैलेक्सी हमारी कहाँ रहती हैं, तो यूनिवर्स के अंदर रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं, तो यूनिवर्स के अंदर रहती हैं। यानी कि अगर आप समझ पाए हो और अगर मैं समझा पाया हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता लग गया होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है ना वो कितना बड़ा है, ठीक है। और उस यूनिवर्स के अगर कंपैरिजन में हम अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, अपने बगल वाले अंकल को देखें जिनकी हाइट 7 फीट की है, तो हमें पता लगेगा कि हम सब इस यूनिवर्स के मुकाबले कितने छोटे हैं। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर रहा होगा कि यूनिवर्स है क्या, और इसी यूनिवर्स को क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने और समझने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसी यूनिवर्स को हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो अभी मैं आपको इतना जो बताया हूँ, इससे आपको ये पता लग गया होगा कि हमारा यूनिवर्स आखिर है क्या, ठीक है ना। चलो, अब हम क्या करते हैं ना, देखो कंटेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनको हम लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी को ही पढ़ना चाहें तो ज्योग्राफी के लिए ही कितनी सारी स्टैंडर्ड बुक आती हैं जो यूपीएससी के सिलेबस को कवर करती है। बट क्या वो सारी चीज़ें हमारे काम की है, क्या वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर हमारे पास मिनिमम रिसोर्स कोई है तो हम उसका यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो के अंदर भी हम बेसिकली मिनिमम रिसोर्स का यूज़ करने वाले हैं, और उसी रिसोर्स को यूज़ करके हम अपने इस लेक्चर को, इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं यूनिवर्स के बारे में कुछ और भी पहलुओं के बारे में, ठीक है। अब देखो, जब हम यूनिवर्स के बारे में आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में पहलुओं को सीखते हैं, तो हमें किन चीज़ों के बारे में पता लगता है, ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है जिससे कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो यूनिवर्स है ना आखिर वो है क्या, ठीक है। अब देखो, ये हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्स से पहले ना हम आते हैं कि हमारी ये जो गैलेक्सी है, जो सोलर सिस्टम है, ये बना कैसे, क्योंकि यूनिवर्स तो देख लिया। अगर आप देखोगे तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा यूनिवर्स है क्या, क्योंकि हमने यूनिवर्स तो देख लिया ना। अब क्या करते हैं ना, रिवर्स स्टडी करते हैं। यूनिवर्स देख लिया, यूनिवर्स पढ़ लिया, अब यूनिवर्स के बाद आते हैं गैलेक्सी पे और देखते हैं कि ये गैलेक्सी कैसी बनी। फिर इस गैलेक्सी के अंदर देखेंगे स्टार कैसे बने, फिर स्टार के बाद हम देखेंगे कि हमारा सूरज कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना। तो हम ऐसे रिवर्स होकर के क्या करेंगे, पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में कि गैलेक्सी कैसे बनी, तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, एक हाइपोथेसिस आता है। अब देखो, यहाँ पर ना जब भी आप पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे, आपके पास होती है, एक होती है थियरी और एक होती है हाइपोथेसिस, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा, सुनना। एक हमारी क्या होती है, एक हमारी होती है थ्योरी और एक हमारी होती है हाइपोथेसिस। एक बार बताना यार कि ये जो मेरी हैंड राइटिंग है ना, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, ताकि अगर इसके अंदर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करनी हो तो हम आगे फर्दर लेक्चर में करते रहेंगे। अभी आप बताना कि आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। देखो, एक हमारा होता है थ्योरी, एक होती है हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस क्या होती है, अगर मैं कहूँ ना कि मेरे कुछ विचार हैं,
मेरे भी कुछ विचार हैं, आपके भी कुछ विचार हो सकते हैं। दुनिया में हर पर्सन के कुछ ना कुछ विचार होंगे ही होंगे। बिना विचारों के कोई इंसान होगा क्या इस धरती पे? तो आप बोलोगे नहीं सर, बिना विचारों के तो कोई होगा नहीं। तो अगर बिना विचारों के कोई नहीं होगा तो सबके विचार होंगे, और सबके विचार कुछ ना कुछ कह भी रहे होंगे, कह रहे होंगे ना। तो जब सबके विचार कुछ ना कुछ कहेंगे तो उन विचारों को जब हम केवल सुनेंगे, बट उन विचारों का कोई प्रूफ नहीं होगा। मतलब आपके पास कोई थॉट है, ठीक है, आपके पास कोई थॉट है, बस उस थॉट का कोई प्रूफ नहीं है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपके पास कोई थॉट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई आपका अपना विचार है, और उस विचार को अगर आप किसी को बताते हो और पूछता है कि अच्छा ये चीज़ हुई कैसे, आप बताते हो कि मेरे हिसाब से लग रहा है ऐसा होगा, वो पूछेगा अच्छा जरा प्रूफ करके दिखाना, और आपने अगर उसे प्रूफ करके दिखा दिया तो वो क्या बन जाएगी? थ्योरी बन जाएगी। तो हाइपोथेसिस होता है कि आपके, मेरे, हर किसी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन वो विचार प्रूफ नहीं होंगे, मतलब उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन विचारों को हम प्रूफ करते हैं उनको हम थ्योरी कहते हैं, जो प्रूफ नहीं होते हैं उनको हम हाइपोथेसिस यानी कि एक सिंपल सा विचार कहते हैं। अब इसी हाइपोथेसिस में हमारा एक हाइपोथेसिस आता है जिसका नाम क्या होता है? नेबुलर हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस सर? तो आप बोलोगे सर नेबुलर हाइपोथेसिस। अब याद रखना, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि आप ध्यान से सुनेंगे। याद रखना, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया? तो इमैनुअल कांट के द्वारा क्या किया गया था? ये नेबुलर हाइपोथेसिस दिया गया था। इसको बाद में किसने मॉडिफाई किया था? तो याद रखना कि जो पियरे लैप्लास है उन्होंने इसको क्या किया था? मॉडिफाई किया था। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब याद रखना कि इस नेबुलर हाइपोथेसिस में होता क्या है, ठीक है ना। देखो, इस नेबुलर हाइपोथेसिस में होता ये है कि जो हमारे इमैनुअल कांट होते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सारे गैस और डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आफ्टर अ बिग बैंग थ्योरी। आप सभी को पता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो कहती क्या है? कहती ये है कि हम कई करोड़ों के पहले हमारे पास क्या हुआ करता था? एक बॉल हुआ करती थी, जिस बॉल के अंदर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो गई और उस ग्रेविटी की वजह से एक विस्फोट हुआ। फिर विस्फोट होने के बाद जो पार्टिकल्स थे ना, वो एक दूसरे के पास आते गए, और जितने भी पार्टिकल्स थे जो हमारे गैस और डस्ट के थे वो एक जगह इकट्ठा होते गए। जब वो एक जगह इकट्ठा होते गए तो एक बहुत बड़ा क्लाउड बन गया, जिस बहुत बड़े क्लाउड को हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। तो आफ्टर अ बिग बैंग एक्सप्लोजन आप देखोगे तो गैस और डस्ट जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होते गए, एक बहुत बड़ा बादल बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। अब ये जो नेबुला है ना, ये बना कैसे? इस चीज़ को मैं कहाँ एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए? तो इस चीज़ को मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको जियोसेंट्रिक और ये सब बताऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए आप समझो। हुआ क्या कि इस तरीके से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो क्लाउड है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अब देखो, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो होगा क्या कि हर एक क्लाउड का अपना एक पार्टिकल होगा ना, हर एक क्लाउड का अपना एक पार्टिकल होगा, और वो पार्टिकल क्या करेगा? उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो उसको एक दूसरे की तरफ क्या करेगा? खींच रहा होगा। तो ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं, तो इसके वजह से ये क्या होता है? ये जो पहले ओवल शेप में था वो कुछ फ्लैटेंड शेप में हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके के शेप में हो जाता है। जब ये इस तरीके के शेप में हो जाता है तो बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना वो इकट्ठा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मास जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है, जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। तो इसके सेंटर में बहुत ज़्यादा मास और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इकट्ठा हो जाता है, जो बाद में क्या बन जाता है? तो बाद में इसी चीज़ को हम कहते हैं कि बाद में यही चीज़ क्या बन गई? हमारी सन बन गई, यानी कि सूरज बन गई। और जितने भी हमारे प्लेनेट थे वो इस सन के अराउंड क्या करने लगे? गोल गोल चक्कर लगाने लगे। तो ये हाइपोथेसिस यही बताता है। अभी जो मैंने आपको बोला ना, अभी जब लाइन बाय लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो हमारे बहुत ज़्यादा गैस और डस्ट के पार्टिकल थे वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक लार्ज क्लाउड बनाते हैं, जिसको हम नेबुला कहते हैं। अब ये जो हमारी नेबुला होती है ये ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होती है, और कोलैप्स होने पर क्या होता है कि इसके सेंटर के अंदर, जब ये कोलैप्स होती है ना, तो इसके सेंटर के अंदर क्या होता है कि बहुत ही डेंस और हॉट जो मटेरियल है वो आके इकट्ठा होने लग जाता है, जो बाद में क्या हो जाता है? सन बन जाता है। और जितने भी प्लेनेट और मून होते हैं ना वो इसके अराउंड क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। और जब वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं एक फ्लैटेंड डिस्क शेप के अंदर, तो उस रास्ते को, उस मार्ग को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटोप्लेनेटरी डिस्क। और इसी फोटोप्लेनेटरी डिस्क के अंदर वो क्या करने लग जाते हैं? गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात किसने कही? ये इमैनुअल कांत ने कही, और इनका मोटिव ये था, इनका
को ये बताना था कि हमारे ये गैलेक्सी वगैरह बने कैसे हैं, या फिर इनके अंदर सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब इस थ्योरी को फर्दर क्या किया गया, रिवाइज करा गया। किसके द्वारा रिवाइज करा गया, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये जो हमारा फर्दर रिवीजन है ना इस चीज़ का, वो किसके द्वारा किया गया। तो आपको बताना है कि जो हमारे ओटो थे और जो हमारे कार्ल श्वाइजर थे, तो ओटो और कार्ल श्वाइजर ने क्या किया था, ये जो हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस थी इसको 1950 के अंदर रिवाइज किया। और उन्होंने बोला कि ये जो बीच में आपने सर यूज़ किया ना डेंस और हॉट, ठीक है, डेंस और हॉट, ये डेंस और हॉट कुछ नहीं थे। यहाँ पर हुआ क्या कि जो बीच में हमारे थे वो हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारे डस्ट क्या होते हैं, सराउंड होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उस सन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी इसने ये नहीं बताया था कि प्लेनेट कैसे बने, तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि प्लेनेट हमारे जो है ना वो बने, और प्लेनेट बनने के तरीके को, प्लेनेट बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो एक्रिएशन कहते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता लगी रिवाइज हाइपोथेसिस के अंदर। यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो हमारा फ्रिक्शन और कोलिजन था वो देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो हमारी ये डिस्क शेप है वो हो जाती है। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या लगा कि जो एक पार्टिकल था वो दूसरे पार्टिकल के साथ अपना एक फोर्स लगा रहा था, जिस फोर्स की वजह से वो किस शेप में हो गए, ओवल शेप से कुछ इस फ्लैटेंड शेप में हो गए। तो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बताया ना ये सारी की सारी चीज़ें आपको 16 मिनट के इस लेक्चर में समझ में आई होगी। अगर इतना समझ में आया है ना तो आगे की चीज़ें बहुत आसान होने वाली है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो हमारी ये जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ना ये किसने दी थी, और ये थ्योरी हमारी बेसिकली कहती क्या है। ठीक है ना, अब देखो ये जो हमारी जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ये बेसिकली क्या कहती है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो ये जो हमारी जियोसेंट्रिक थ्योरी है ना ये हमसे कहती है क्या, ये हमसे कहती है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, बोल सकते हो एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम का सेंटर कौन है, जिस सिस्टम का सेंटर कौन है, हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। यानी कि जिसका सेंटर कौन है, जिसका सेंटर सन नहीं है बल्कि अर्थ है। ठीक है, जिसका सेंटर कौन है, सन नहीं है बल्कि अर्थ है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। अब ये जो मॉडल है ना याद रखना 140 एडी के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था, तो ये जो मॉडल आप देख पा रहे हो जिस जियोसेंट्रिक की बात हम कर रहे हैं, ये मॉडल कब दिया गया था, तो 140 एडी के अंदर दिया गया था। और इस मॉडल में बताया गया कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स का जो सेंटर है वो कौन है, अर्थ है, ना कि सन है। लेकिन फर्दर क्या होता है, आगे चल करके इसी थ्योरी को वापस से रिवाइव करा जाता है और हमें पता लगता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। अब जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ये क्या कहती है सर, ये हमसे कहती है कि नहीं जी, जो हम अर्थ को आज तक सेंटर मानते आ रहे थे ना वो अर्थ हमारी सेंटर नहीं है, तो फिर सेंटर कौन है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि अर्थ की जगह यहाँ पर सेंटर कौन है, हमारा सन है, सूरज है। यानी कि सेंटर कौन है, तो सेंटर हमारा है सन यानी कि सूरज। और उस सूरज के चारों तरफ ये जो पूरे के पूरे प्लेनेट है ना ये क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि हेलियोसेंट्रिक में क्या होता है, अर्थ को हम सेंटर मानते हैं, सॉरी हेलियोसेंट्रिक में हम सन को सेंटर मानते हैं, और हम मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स का एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर सन क्या है, हमारा सेंटर है, और उसके अराउंड हमारे सारे प्लेनेट घूमते हैं, उसको हम हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। इसको दिया गया था निकोपर कॉपरनिकस के द्वारा। तो निकोलस कॉपरनिकस ने इस थ्योरी को 1543 एडी में दिया था। और जियोसेंट्रिक थ्योरी को दिया था किसने, ये नहीं पता, लेकिन याद रखना कि इसको 140 एडी में दिया गया था, जिसके अंदर हमने अर्थ के बारे में जाना कि अर्थ हमारी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, कहीं ना कहीं सेंटर होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम उन कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्या होते हैं, कभी कभी पूछ ले जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, बताओ ये किस चीज़ को मेज़र करती है। तो अगर आपसे अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस चीज़ को मेज़र करती है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर ये हमारे डिस्टेंस को मेज़र करती है। किसको मेज़र करती है, तो डिस्टेंस को मेज़र करती है। डिस्टेंस बोले तो क्या हो गया सर, दूरी हो गई। डिस्टेंस बोले तो क्या हो गया सर, दूरी हो गई, मतलब कि ये डिस्टेंस को मेज़र करती है। अगर सर डिस्टेंस को मेज़र करती है तो कितना डिस्टेंस को मेज़र करती है, तो जो एवरेज डिस्टेंस होती है ना बिटवीन अर्थ एंड द सन, यानी कि जो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, इस एवरेज डिस्टेंस को मेज़र किसके द्वारा किया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगेन आपके एग्जाम का एक और फेवरेट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो लूनर डिस्टेंस है बताओ वो किस चीज़ को मेज़र करती है। तो अगेन इसमें तो डिस्टेंस भी आ रहा है, ये तो याद करना और भी आसान है कि ये भी क्या करता है,
डिस्टेंस को ही मेज़र करता है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस को मेजर करता है तो डिस्टेंस कितनी होती है, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, यानी कि अर्थ और मून के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ना, उस एवरेज डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लूनर डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। चलो, अब और भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि लाइट ईयर बताओ किस चीज़ को मापता है, लाइट ईयर जो है वो यूनिट किसकी है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो सीडीएस के अंदर, एनडीए के अंदर काफ़ी बार पूछे गए हैं और बाकी सारे वनडे एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर तो पूछे ही जाते हैं। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो याद रखना ये भी हमारी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की ही यूनिट है, यानी कि ये भी क्या करती है, डिस्टेंस को ही मेजर करती है। अगर आप देखोगे तो जो हमारी लाइट ईयर होती है ना, तो एक साल में जो हमारा लाइट है वो कितना ट्रेवल कर रहा है, उतने डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप एक बार कैलकुलेट करना, जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है ना, 3 लाख मीटर पर सेकेंड हमारी होती है। तो 3 लाख की मल्टीप्लाई कर दो कितने में, 365 में, क्योंकि एक साल की हम बात कर रहे हैं। फिर 365 में कितने घंटे होते हैं, तो बोलोगे सर 24 आवर होते हैं। 24 आवर में मिनट कितने होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो जब 3 लाख की मल्टीप्लाई करोगे ना, और जो नंबर आएगी, जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारे किसके बराबर होती है, 1 लाइट ईयर के बराबर होती है। तो इतनी बड़ी हमारी क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्सेक बताओ किस चीज़ को मेजर करता है। तो अगेन पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि ये भी क्या करता है, जो आपकी डिस्टेंस होती है ना, उसी डिस्टेंस को ये भी मेजर करता है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमारी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। यानी कि अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी डिस्टेंस जो हमारी होती है ना, यूनिट ऑफ लेंथ को ये मेज़र करती है, और सबसे जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं उनको भी ये मेज़र करती है। और इसमें क्या होता है कि जितनी आपकी कैलकुलेशन आई थी ना लाइट ईयर में, इस कैलकुलेशन के अंदर भी अगर आप इसका कितना गुना कर दो, तो 3.26 टाइम कर दो, तो जो कैलकुलेशन आएगी ना, जो नंबर आएगा, वो नंबर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है पार्सेक के बराबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये किसको मेजर करती है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस को। जो लूनर डिस्टेंस है वो किसको मेजर करती है, तो डिस्टेंस को। लाइट ईयर किसको मेजर करती है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस को। और पार्सेक किसको मेजर करती है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस को, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले पेज से सीखी। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट से कमेंट कर दो और बता दो कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं डार्क एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डार्क एनर्जी। देखो, डार्क एनर्जी बेसिकली हम उस एनर्जी को कहते हैं ना जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। तो एक मिस्टीरियस फोर्स, याद रखना, एक ऐसा मिस्टीरियस फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के अंदर, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वो बढ़ क्यों रहा है, उसके लिए हमारे पास एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डार्क एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ कि अभी तक जितनी भी चीज़ें, जितने भी फोर्स, जितनी भी एनर्जी आज तक हमने जानी है ना, वो मात्र हमारी 30% ही है। यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 30% चीज़ों के बारे में जाना है। अभी भी 70% चीज़ें ऐसी हैं यूनिवर्स के बारे में जो कि हमें नहीं पता है, और उन्हीं 70% चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डार्क एनर्जी कहते हैं, ठीक है। चलो, अगर डार्क एनर्जी समझ में आ गया तो अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, यानी कि एक जो स्टार होता है उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है, ठीक है ना। स्टार का जीवन कैसा होता है, ठीक है। चलो, स्टार का जीवन कैसा होगा सर, आपका जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, बिल्कुल वैसा जीवन भी स्टार का होता है। मतलब क्या है सर इसका, मतलब ये है कि स्टार भी पहले पैदा होता है। पैदा किससे होगा, तो डस्ट और गैस पार्टिकल क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। जब डस्ट और गैस पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो होगा क्या कि जो हमारा स्टार है ना वो बनेगा। तो जब डस्ट और गैस पार्टिकल मिलेंगे तो बनेगा हमारा स्टार। अब जैसे मान लो जब स्टार बना, मतलब एक छुटकू सा बच्चा हुआ, ठीक है, एक छुटकू सा बेबी हुआ, और ये बेबी कैसा हुआ, बिल्कुल इत्तू सा, जो मैं बेबी बना रहा हूँ ना, बिल्कुल इत्तू सा बेबी हमारा जो है वो हुआ है, जो कि स्टार है। अब ये बेबी धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। ये बेबी क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होगा। अब ये जब बेबी धीरे धीरे बड़ा होगा तो उस बड़े बेबी को हम क्या कहते हैं, याद रखना, उस बड़े बेबी को हम कहते हैं प्रोटोस्टार। क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार। अब जब ये बड़ा बेबी थोड़ा और बड़ा होगा,
ठीक है, थोड़ा और बड़ा होगा और मैच्योर हो जाएगा, यानी कि एक इंसान की तरह हो जाएगा, ठीक है। पहले बेबी होगा, फिर वो क्या होगा, अडल्ट होगा, ठीक है, या फिर किड होगा, फिर वो धीरे धीरे अडल्ट होगा, फिर वो मैन हो जाएगा, इस तरह बड़ा हो जाएगा। तो जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, जब हमारी ये चीज़ क्या होती है, जब स्टार बहुत बड़ा हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तो उस मैच्योर स्टार को ही हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं। मतलब जो हमारा सन है, याद रखना, पूछेगा सन क्या है, तो सन वही हमारा मैच्योर स्टार है जो कि हमें दिखाई पड़ता है। तो ये स्टार बना कैसे, तो आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, एक छोटकू सा बेबी हुआ जो कि डस्ट और गैसों से पैदा हुआ। डस्ट और गैसों से बेबी पैदा हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, तो बड़ा बेबी बना जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोटोस्टार। अब ये प्रोटोस्टार थोड़ा और बड़ा होगा, मैच्योर होगा, बिल्कुल इस इंसान के जैसे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर स्टार बन जाएगा जिसको हम सन कहते हैं। अब देखो, जो इंसान धरती पर पैदा हुआ है वो मरेगा, मरेगा ना, यानी कि ये जो इंसान हमें दिख रहा है ये एक ज़माने में बूढ़ा होगा, बूढ़ा होकर ये मरेगा। वैसे हमारा सन जो होता है ना, ये भी बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर वो मरता है। जैसे अगर मैं इस सन को देखूं, ठीक है, अगर मैं इस सन को देखूं तो हमें क्या पता लगेगा, ये जो हमारा सन है ये भी अपनी एज कंप्लीट करेगा, और एज कंप्लीट करने के बाद ये सन भी क्या हो जाएगा सर, मर जाएगा। अब देखो, जब ये सन मरेगा ना, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। पहला, अब देखो, कुछ ऐसे स्टार होते हैं जो सूरज से क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे स्टार होते हैं जो सूरज के बराबर होते हैं या सूरज के जैसे होते हैं। तो अगर कुछ स्टार जो सूरज से बड़े हैं, ठीक है ना, जो स्टार सूरज से बड़े हैं, जब वो मरेंगे तो वो मरने के टाइम क्या बनते हैं, तो याद रखना, वो मरने के टाइम बनते हैं सुपर रेड जाइंट। क्या बनते हैं सर, आप देखोगे सुपर रेड जाइंट बनते हैं। इसके बाद वो क्या होते हैं, सुपरनोवा के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और फिर सुपरनोवा क्या होता है, हमारा न्यूट्रॉन स्टार या तो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मैं बताऊंगा ब्लैक होल क्या होती है, बट अभी तक याद रखना कि जो स्टार सूरज से बड़े होते हैं, जब वो डेड होते हैं, जब वो मरते हैं, तो वो सुपर रेड जाइंट बनते हैं, सुपरनोवा बनते हैं, और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बन जाते हैं। इसके अलावा जो स्टार सूरज से छोटे होते हैं या सूरज के बराबर होते हैं, तो जो सूरज से छोटे या सूरज के बराबर होते हैं, जब वो मरते हैं तो वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं रेड जाइंट। क्या बनते हैं, रेड जाइंट। उसके बाद वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं वाइट ड्वार्फ, और उसके बाद क्या बनते हैं, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। तो ये हमारे लाइफ साइकिल होती है स्टार की, जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक टर्म था ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होती है, ब्लैक होल एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर क्या होती है, जो हमारी ग्रेविटी होती है ना, यानी कि जो हमारी ग्रेविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है। तो ग्रेविटी बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ आ गई ना तो वो वापस नहीं जा सकती। यानी कि इसके अंदर अगर आप किसी चीज़ को भेजते हो तो वो चीज़ क्या नहीं हो सकती, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल इज़ द प्लेस जहाँ ग्रेविटी बहुत हाई है, इतनी हाई है कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ आ गई तो वो वापस से लौट के नहीं जा सकती, निकल के बाहर नहीं जा सकती, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक होल, ठीक है। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जो मैंने अभी तक आपको जितना बताया है ना, उतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आया है ना समझ में, चलो ठीक है। अगर समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ते हैं कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं, ठीक है। देखो, मेरे को लगता है एस्टेरॉइड से पहले आपको गैलेक्सी, चलो इस पहले एस्टेरॉइड वगैरह पढ़ाते हैं, फिर मैं गैलेक्सी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो, एस्टेरॉइड क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यानी कि जो हमारे एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये हमारे डिफरेंट मटेरियल के क्या होते हैं सर, बने होते हैं। यानी कि एस्टेरॉइड्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज सिलिकेट मटेरियल्स एंड निकल आयरन। यानी कि जो हमारे सिलिकेट्स होते हैं, निकल आयरन होते हैं, उनके ये बने होते हैं। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये जो हमारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, जब तक मैं आपको फिगर दिखाऊंगा नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा टोटल क्या है, ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारा है सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में आपको एक प्लेनेट दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, मार्स है, और एक प्लेनेट है जिसका नाम है क्या, जुपिटर। अब इन मार्स एंड जुपिटर के बीच में, इन मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक बेल्ट दिख रही होगी, जहां पर क्या है, बहुत सारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जो क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, मतलब पत्थरों के ये बने हुए हमारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये पत्थरों के बने हुए रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं।
इन रॉकी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और ये जो बेल्ट आपको दिख रही है ना, ये जो बेल्ट आपको दिख रही है, इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं सर, इस बेल्ट को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, अब ये एस्टेरॉइड क्या होता है, जैसे ये हमारे प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं ना, ऐसे ये एस्टेरॉइड भी क्या करते हैं, हमारे सन के अराउंड घूमते हैं। लेकिन कई बार ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं, गलती से घूमते घूमते हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तब क्या होता है सर, तब यहाँ पर ये क्या बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा एस्टेरॉइड, ऐसी चीज़ है, ऐसा पीस ऑफ एस्टेरॉइड जो क्या होता है, ऑर्बिट ऑफ द सन बिफोर इंटर द एटमॉस्फेयर। मतलब कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, वो एस्टेरॉइड होते हैं जो कि सन के ऑर्बिट से निकल करके जो अर्थ के ऑर्बिट में आना चाहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, याद रखना, ये हमारे स्मॉल आइसी क्रिस्टल होते हैं दैट ऑर्बिट द सन। देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना कॉमेट्स के बारे में, तो कॉमेट्स के बारे में क्या होगा कि ये हमारे स्मॉल आइसी क्रिस्टल होते हैं जो कि अर्थ में, मतलब अर्थ के आने से पहले, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले जब जलना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये जो हमारे एस्टेरॉइड है, देखो सबसे पहले तो आपके पास एक पत्थर होगा जो क्या होगा, पृथ्वी की तरह ये सूरज के चक्कर लगा रहा होगा। लेकिन जब ये अपने रास्ते से भटक जाएगा और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आना चाहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटेरॉइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, मेटेरॉइड्स कहेंगे। अब ये जो हमारे कॉमेट्स हैं, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया होता है मेटेरॉइड्स, और ये सन के ही एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन क्या होने लगता है, ये जलना स्टार्ट कर देता है। जब ये जलना स्टार्ट कर देगा तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसी पत्थर को, जलते हुए पत्थर को हम कहेंगे कॉमेट्स। अब देखो, जब ये एटमॉस्फेयर में आएगा, ठीक है, यानी कि जलता हुआ पत्थर जब एटमॉस्फेयर की बोल सकते हो अर्थ की एटमॉस्फेयर में आएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, मेटियोर्स कहेंगे। तो याद रखना, मेटियोर्स होता है कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलता है। जो सन के एटमॉस्फेयर में जलेगा वो कॉमेट्स, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलेगा वो हमारा मेटियोर्स। और मान लो कभी कभी ये पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाया, जल नहीं पाया, तो जब ये जल नहीं पाएगा तो क्या होगा, हमारे अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा। तो जब ये अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्या, मेटेरॉइड्स। क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे मेटेरॉइड्स। तो जो हमारे पत्थर, जो हमारे ये बोल सकते हो जिनका नाम क्या था, ऊपर हमने पढ़ा था एस्टेरॉइड, जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, जल नहीं पाते, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी नहीं जल पाते, तो वो अर्थ पे गिर जाते हैं। जब वो अर्थ पे गिर जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटेराइट्स कहेंगे। ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने जो चीज़ बताई है ना, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तो हमारा होता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड होता है वो पत्थर जो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जो हमारे प्लैनेट्स के बीच में देखने को मिलता है। ये जो प्लैनेट्स के बीच में पत्थर देखने को मिलता है, जब ये क्या होता है, सन की एटमॉस्फेयर में आता है और धीरे धीरे वो कोशिश करता है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, मेटेरॉइड्स। जब वो सन के एटमॉस्फेयर में होता है और जलना स्टार्ट कर देता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत होता है, तो उस चीज़ को कहते हैं कॉमेट्स। लेकिन जब वो जलते जलते अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलने लगता है, तो उस कॉमेट्स को हम कहते हैं मेटियोर्स। और जब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता, जल नहीं पाता, और जब धरती पर गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटेराइट्स कहते हैं। तो इतनी ही चीज़ें थी इसके बारे में जो कि आपको जाननी थी। अब हम बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में कि हमारी गैलेक्सी क्या होती है, कितने तरीके की होती है और क्या क्या हमारी चीज़ें गैलेक्सी के अंदर हमें पढ़नी है। देखो, हमारी गैलेक्सी ना 3 तरीके की होती है। एक होती है हमारी स्पाइरल गैलेक्सी, एक होती है इलिप्टिकल गैलेक्सी और एक होती है इरेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी किस शेप की होगी, सिंपल सी बात है, स्पाइरल अगर गैलेक्सी है तो वो स्पाइरल शेप की होगी, है ना, स्पाइरल शेप की होगी। और स्पाइरल शेप कैसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हम शेप बना रहे हैं, ये कौन सी शेप है, तो ये हमारी स्पाइरल शेप है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, याद रखना, मिल्की वे गैलेक्सी ये किसका एग्जाम्पल है, स्पाइरल शेप गैलेक्सी का ही एग्जाम्पल है। और जो हमारी अर्थ है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाएगा कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इस मिल्की वे गैलेक्सी के जो पास की गैलेक्सी है, यानी कि नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी इज व्हाट, तो आप क्या बोलोगे, एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के पास है, और मिल्की वे गैलेक्सी इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी के बारे में। अब देखो, इलिप्टिकल गैलेक्सी किस शेप की होगी, सिंपल सी बात है सर, इलिप्टिकल शेप की होगी ना। इलिप्टिकल शेप की होगी तभी तो इसका नाम इलिप्टिकल गैलेक्सी पड़ा है। बिल्कुल सर, यहाँ इस गैलेक्सी को हम ब्राइटेस्ट गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इलिप्टिकल गैलेक्सी को हम ब्राइटेस्ट गैलेक्सी कहते हैं अपने यूनिवर्स का।
इसके आगे देखें तो हमारे पास आता है इरेगुलर गैलेक्सी। अब जो हमारी इरेगुलर गैलेक्सी होती है इसका कोई भी शेप नहीं होता है, इसीलिए तो इसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सोलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, देखो सोलर सिस्टम के अंदर जब आओगे ना तो अब देखो बेसिक सी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है वो आपको पता होंगी। ठीक है, बट हम देखते हैं जो सोलर सिस्टम बना कैसे, ये कैसे हुआ, ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है ना, 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड हमारा क्या है, एक हमारी बोल सकते हो कि बिग बैंग थ्योरी है जो आती है, जो बताती है कि हमारा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे हमारा सन वगैरह बने। बट हमें जो जानना है वो जानना है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो जब सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उस सोलर सिस्टम का जो हेड है वो कौन है, हमारा सन है। उस सोलर सिस्टम का हेड कौन है, हमारा सन है। सन के साथ उसके 8 प्लेनेट हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से 4-4 प्लेनेट के हम 2 ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जिनमें से 4-4 प्लेनेट के हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं। इनमें से जो पहले वाले 4 प्लेनेट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप पढ़ और देख भी सकते हो। पहले वाले इन 4 प्लेनेट को हम क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट कहते हैं, और जो बाकी वाले प्लेनेट होते हैं इनको हम आउटर प्लेनेट कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारा मार्स है, ये कौन सा प्लेनेट है, हमारा मार्स है, और ये कौन सा प्लेनेट है, सबसे बड़ा हमारा प्लेनेट है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आती है जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, इसके अलावा याद रखना यहाँ पर आपको नेपच्यून दिख रहा है जो कि सबसे लास्ट प्लेनेट है। तो इस नेपच्यून के बाद भी इसी तरीके का एक आपको बेल्ट दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एक बेल्ट दिखने को मिल रहा होगा, जिस बेल्ट में क्या है, बहुत सारे, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे रॉक के क्रिस्टल्स हैं। तो ये जो बहुत सारे रॉक के क्रिस्टल्स हैं, रॉकी बॉडीज़ हैं, ये भी हमें देखने को मिलती है आफ्टर द नेपच्यून। तो नेपच्यून के बाद का जो बेल्ट होता है, इस बेल्ट को क्या कहते हैं सर, इस बेल्ट को हम कहते हैं कुपियर बेल्ट। तो पूछेगा कुपियर बेल्ट कहाँ है, तो नेपच्यून के बाद है। अगर पूछेगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा क्या होता था, हमारे पास एक प्लूटो होता था जो कि 9वां प्लेनेट होता था। तो अब उस प्लेनेट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और इस प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया। और ये जो ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं ना, लाइक प्लूटो, होमिया, मैकमैक, ये सारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसी कुपियर बेल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बियॉन्ड द नेपच्यून कुपियर बेल्ट है, उसी कुपियर बेल्ट के अंदर हमें बाकी सारे ड्वार्फ प्लेनेट लाइक प्लूटो, मैकमैक, ऑर्कस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखो हम बात करते हैं जो हमारे ये इनर प्लेनेट है ना, इनर प्लेनेट जो हमारे हैं, इनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनर प्लेनेट। अब देखो इनर प्लेनेट को ना हम क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, इनको हम कई बार टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं, या फिर रॉक लाइक प्लेनेट भी कहते हैं, इनको अर्थ लाइक प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये रॉक के बने हुए हैं, अर्थ के जैसे हैं। यहाँ पर धरती है, ठीक है ना, याद रखना ये लाई करते हैं बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड। आप देखोगे तो यहाँ पर एक तरफ सन है और एक तरफ एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में ही तो ये लाई कर रहे हैं, बोलोगे बिल्कुल सर। इसके अलावा इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, तो हाइयर डेंसिटी होती है, साइज इनका छोटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन होती है और ग्रेविटी भी काफ़ी कम होती है। ये काफ़ी तेज गति करते हैं, शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इनका होता है। तो यहाँ पर आप मोमेंट देखोगे, मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है वो फास्टर होती है, बट इनका जो रेवोल्यूशन करने का, यानी कि सूरज के चक्कर लगाने का जो टाइम होता है ना, वो इनका क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन अपने ही एक्सिस पर घूमने का जो टाइम होता है वो इनका बहुत ही तेज़ होता है, फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आउटर प्लेनेट में देखोगे तो इन्हें हम जोबियन या फिर गैसियस प्लेनेट भी कहते हैं। ये लाई करते हैं आफ्टर द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड एंड बिफोर द कुपियर बेल्ट, तो इनके बीच में ये रहते हैं। इनकी डेंसिटी कम होती है बट इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर ठीक होता है और ग्रेविटी भी हाई होती है। ये मूव करते हैं स्लोवर, मतलब अपने ही एक्सिस पर। ये जो प्लेनेट है ना, ये क्या करते हैं, जब अपने एक्सिस पर घूमते हैं तो काफ़ी धीमे धीमे घूमते हैं, लेकिन जब सन के अराउंड इनका घूमने का नंबर आता है तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं, काफ़ी जल्दी घूमते हैं। जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये हमारे कुछ प्लेनेट हैं जो कि हमें क्या होते हैं, जो कि हमें आउटर प्लेनेट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे प्लैनेट्स के बारे में कुछ और भी चीज़ें जानेंगे। देखो हमारा जो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि हमारा बिग बैंग ब्लास्ट होता है 0 साल पहले।
ठीक है, 0 ईयर्स पर। अब देखो 0 से लेकर के जो 380,000 ईयर थे ना, इस टाइम पर हमारे यूनिवर्स में कुछ नहीं था, पूरा का पूरा एज कैसा था, डार्क एज था। उसके बाद 300 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होते हैं, पहला जो स्टार है वो हमें नज़र आता है। और ये जो हमारे 1 बिलियन ईयर है ना, उसके बाद क्या होते हैं, हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है सोलर सिस्टम का। तो 9 बिलियन ईयर्स के बीच में हमें ये सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिला है, जो हम पढ़ रहे हैं। और हमें फिर यहाँ पर गैलेक्सी अपीयर होने स्टार्ट हो जाती हैं। और आज के टाइम पर आप देखोगे तो मॉडर्न गैलेक्सीज हैं, मतलब कई अलग अलग तरीके की गैलेक्सीज भी हमें देखने को मिलती है। तो ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, ये यही कहती है कि ये जो हमारा बिग बैंग ईयर है ना, बिग बैंग थ्योरी है, वो कहती है कि इतने ईयर पहले हमारी क्या थी, एक बिग बैंग हमारा हुआ था, बिग बैंग बोल सकते हो, एक्सप्लोजन हुआ था। उस बिग बैंग एक्सप्लोजन के अंदर हमारे जो स्टार हैं वो बनने स्टार्ट कब हुए, तो 300 मिलियन ईयर्स पहले हमारे स्टार बनने स्टार्ट हुए। फिर जो हमारे स्टार बनने स्टार्ट हुए तो धीरे धीरे हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बनना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर देख लिया है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अब हमारे प्लेनेट बने कैसे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्लेनेट के बारे में कि प्लेनेट बने कैसे। देखो इनमें बोला गया कि कुछ मटेरियल ऐसे थे जो यंग स्टार थे, यंग स्टार फॉर्म हो रहे थे, उनमें से वो बच गए। मतलब हुआ ये, प्लेनेट बने कैसे, तो अभी हमने पढ़ा ना कि स्टार कैसे बना। तो स्टार पहले कैसे बना, तो बहुत सारे क्लाउड एक जगह इकट्ठा हुए, उनके बीच में ग्रेविटी इकट्ठा हुई, और ग्रेविटी ने क्या किया, जब उनको आपस में खींचा और वहाँ पर बहुत सारी गैसें इकट्ठा हुई, तो वो धीरे धीरे कंडेंस होकर बहुत ज़्यादा हॉट हो गई और बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई, जिसकी वजह से वो स्टार बन गए। अब जब स्टार बन रहा था तो बहुत सारे जो हमारे पार्टिकल्स थे वो बच गए, जो कि स्टार के अंदर जाके नहीं मिल पाए। तो जब वो नहीं मिल पाए तो वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अराउंड क्या हो गए, घूमने लगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। जब वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अराउंड घूमने लगे तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका एक्रिएशन होता है, और एक्रिएशन के माध्यम से वो क्या हो जाते हैं, हमारे प्लैनेट बन जाते हैं। ठीक है ना। अब जो ये प्लैनेट होते हैं, इनका इंटीरियर काफ़ी हीट होता है, काफ़ी इनके अंदर जो है वो गर्मी होती है। फिर ये धीरे धीरे करके क्या होती है, यहाँ पर आप देखोगे तो जो हैवियर मटेरियल होता है, जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, वो सिंक डाउन कर जाते हैं नीचे, और जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेंटल एंड क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, और धीरे धीरे हमारे जो प्लैनेट है वो बन जाते हैं। ठीक है, जब हमारे प्लैनेट बनते हैं तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, अर्थ है, ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लो सबसे पहले तो लिथोस्फीयर के बारे में कि लिथोस्फीयर क्या है। तो एज अ अर्थ कूल्ड डेड फर्दर द आउटर मोस्ट लेयर सॉलिडिफाइड, कह रहा है कि जो हमारी अर्थ यानी कि जो पृथ्वी है ना, वो ठंडी हुई तो उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, और भी ज़्यादा ठोस होता गया। और जब वो और भी ज़्यादा ठोस हो गया तो वहाँ पर वो क्या हो गया, लिथोस्फीयर बन गया, विच इज रिजिड लेयर एंड ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट, जो कि रिजिड हो गया, और रिजिड होकर वो टेक्टोनिक प्लेट के अंदर टूट गया। लेकिन मेरे को लगता है कि इससे पहले हमें अर्थ के बारे में पढ़ना चाहिए कि अर्थ बना कैसे। ठीक है ना। अभी देखो हमने प्लेनेट को देखा कि प्लेनेट बना कैसे, तो हमें पता लगा कि जो प्लेनेट है, जब हमारे स्टार बन रहे थे तो स्टार के अंदर से जो हमारे जो रॉक पार्टिकल्स हैं जो मिल नहीं पाए स्टार के अंदर, जो बचे रह गए, वही क्या हो गया, बाद में प्लेनेट बन गए। अब ये जो प्लेनेट है उनमें हमारा एक अर्थ भी प्लेनेट है। अब अर्थ कैसे बना, इस चीज़ को देखते हैं। तो अर्थ की फॉर्मेशन लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। इनिशियली जो हमारा अर्थ था ना, वो मोल्टेन मास था ड्यू टू द फ्रिक्वेंटली कोलिजन, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंट कोलिजन हो रहे थे, यानी कि एक के बाद एक कई सारे टक्कर हो रहे थे इसमें। तो इसके वजह से क्या था कि यहाँ पर ये मोल्टेन फॉर्म में हुआ करता था हमारा अर्थ। लेकिन जब ये हमारा ठंडा हुआ अर्थ ना, तो जब अर्थ कूल डाउन हुआ तो धीरे धीरे इसके क्रस्ट की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई, और हमारा इंटीरियर जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा आप देखोगे तो वोल्केनिक एक्टिविटी रिलीज करती है बहुत सारी गैसें, जिसके वजह से हमारे अर्थ के ऊपर आज एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ बनी थी। अर्थ जब बनी थी तो ये मोल्टेन फॉर्म में हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार कई सारे टक्कर जो है वो होते रहे थे। जब धीरे धीरे हमारा अर्थ ठंडा हुआ तो हमें एक क्रस्ट देखने को मिला, लेकिन हमारे अर्थ पर कई सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रहे थे, जिसके वजह से कई सारी गैसें निकल रही थी, और उन गैसों की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है यानी कि वातावरण है, वो हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिला। अब देखो लिथोस्फीयर के अंदर जो हमने पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि जो अर्थ हमारी जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि जो बाहर वाली परत है वो सॉलिडिफाई होती गई, जिसको हमने क्या कह दिया, लिथोस्फीयर कह दिया। अब ये लिथोस्फीयर क्या हुआ, कई सारे टुकड़ों के अंदर बट गया, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। ठीक है ना।
अब इसके अंदर हमें क्या पता लगता है कि द लिथोस्फीयर इज नॉट अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस लेयर, यानी कि जो हमारी लिथोस्फीयर है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है, बल्कि वो कई सारे टेक्टोनिक्स प्लेट के अंदर टूटी हुई है। यही हम पढ़ रहे थे ऊपर कि ये कई सारे टेक्टोनिक्स प्लेट के अंदर टूटी हुई है। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये जो हमारे प्लेट्स होते हैं ना, ये फ्लोट होते हैं ऑन अ सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर, यानी कि क्या होते हैं, जो हमारे सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर होता है ना, इस सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या होते हैं, ये हमारे जो लिथोस्फीयर होते हैं वो तैरते रहते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मान लो आपका क्या है, पूरा का पूरा एक पत्थर है। अब इस पत्थर के नीचे क्या है, इस पत्थर के नीचे है लावा, और इस पत्थर के नीचे अगर लावा है तो वो लावा क्या कर रही है, पूरे के पूरे इस पत्थर को तैरा रही है ना। तो इस लिथोस्फीयर को क्या कर रही है, वो पूरा का पूरा जो पत्थर है वो तैरा रहा है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर हमारा होता क्या है। अब देखो एटमॉस्फेयर क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपको क्या पता लगेगा कि जो हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर था ना, वो किस चीज़ का बना हुआ था, वो बना हुआ था हाइड्रोजन का, हीलियम का, मीथेन का एंड अमोनियम का। यानी कि जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पर जो हमारा एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर के अंदर हमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी। अगेन ये मिलती क्यों थी, क्योंकि जब हमारा वोल्केनो इरप्ट होता था तो उस वोल्केनो के अंदर से बहुत सारी गैसें निकलती थी, और वही गैसें क्या होती थी, हमारी एटमॉस्फेयर को बना रही थी। अर्ली लाइफ जो हमारी फॉर्म होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है, सच एज साइक्नोबैक्टीरिया, यानी कि जो अर्ली लाइफ, जो सबसे पहला जीवन प्राप्त हुआ था इस धरती पर, वो साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म में हुआ था, जो पहले उसने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया। अब इस साइनोबैक्टीरिया ने जब फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करा तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसके वजह से हमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो मिलनी स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे करके हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो ओजोन लेयर है ना, उसका भी फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ है ना, वो प्रोटेक्ट होकर रहनी स्टार्ट होती है, और हमारे इस अर्थ के ऊपर जो जीवन है वो हमें देखने को मिलने लगता है। जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसें देखने को मिलती हैं, जिसके वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जीवन क्या है, संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, तो वो हमारा होता है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। देखो हाइड्रोस्फीयर के बारे में जब आप बात करोगे तो आपको क्या पता लगेगा, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो हाइड्रोस्फीयर, देखो जो हाइड्रोस्फीयर है ना, आपको देख के क्या मिलेगा, ज़रा सोचो आप। जो आपकी ये हाइड्रोस्फीयर है ना, ये होती है वाटर ऑन अर्थ लाइक केम फ्रॉम टू सोर्सेज, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, और जो ये वाटर है हमारे अर्थ पर, ये आया कैसे, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये दो तरीके से हमारे अर्थ पर आता है। सबसे पहला कैसे आता है, सबसे पहले ये आता है वोल्केनिक आउट गैसिंग की वजह से, और एक हमारा आता है कॉमेंट्री इम्पैक्ट्स की वजह से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वोल्केनिक आउट गैसिंग की वजह से हम पानी हमारे धरती पर कैसे आता है। देखो वाटर वेपर जो होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं बाय द वोल्केनोज, और जब ये वाटर वेपर रिलीज होते हैं तो ये कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं, ओशियन बन जाते हैं, यानी कि समंदर बन जाते हैं। तो हमारे धरती पर पानी कैसा है, अगर कोई पूछेगा तो बोलना कि वोल्केनो के अंदर से बहुत सारे वाटर वेपर निकले, वो वाटर वेपर कंडेंस होकर के क्या बना गए, ओशियन बना गए, और वही ओशियन हमारे अर्थ के ऊपर पानी के फॉर्म में रहने लग गया। इसके अलावा अगर कोई पूछेगा दूसरा रीजन क्या है, तो बहुत सारे कॉमेट्स हमारे धरती पर आए, जो कि उनके अंदर बहुत सारे वाटर थे और बहुत सारे आइस थे। तो ये जो बहुत सारे कॉमेट्स हमारे धरती पर आए ना, इनके अंदर जो वाटर एंड आइस थे, ये जब भारत कह रहा हूँ, जब ये धरती पर आते हैं तो अर्थ के अंदर ये अर्ली स्टेजेस में क्या होते हैं, वाटर को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब वाटर आता है तो वो फिर इवोपरेट होता है। वाटर साइकिल में जब आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, इवोपरेट होकर क्लाउड बनेगा, क्लाउड होकर फिर वो प्रेसिपिटेट करेगा। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा साइकिल बन जाएगा, जिसके वजह से हमारे धरती पर पानी फिर परमानेंटली रहने लगा, और हमारे धरती पर एटमॉस्फेयर यानी कि हवा और हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी किस तरीके से आया, इन सब चीज़ों की वजह से हमने ये चीज़ें देख ली। अब देखो अर्थ के बाद ना हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट की, जो कि होता है हमारा मरकरी। ठीक है, देखो मरकरी के बारे में ध्यान रखना, द फर्स्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, जो कि सबसे छोटा प्लेनेट है, इसका कोई भी मून नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक्सोस्फीयर नहीं होती है। ये फास्टेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, 88 डेज लेता है पूरे एक चक्कर लगाने में सूरज के, और इसका जो रोटेशन होता है वो 58 डेज का होता है। मतलब ये है कि अगर इस प्लेनेट को, ये जो प्लेनेट आप देख रहे हो जिसका नाम मरकरी है, ये सूरज के सबसे पास वाला ग्रह है, अगर इसको सूरज का एक चक्कर लगाना है तो इसको
इसको 58 डेज लगेंगे, लेकिन इसको खुद का एक चक्कर अगर लगाना है तो कितने दिन लगेंगे, तो इसको लगेंगे सॉरी इसको खुद का एक चक्कर लगाने में लगेंगे 58 डेज, और सूरज के चक्कर लगाने में कितने लगेंगे, इसको लगेंगे 88 डेज। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास आता है वीनस। वीनस हमारा सेकेंड प्लेनेट है जो कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है सोलर सिस्टम में। H2SO4 के इसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पर एटमॉस्फेयर बने हुए हैं। इसके भी कोई मून नहीं है, इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस जो होता है वो क्लॉक वाइज रोटेट करता है। देयर इज ओनली 2 प्लेनेट जो कि क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं। एक तो हमारा वीनस होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, एक हमारा होता है यूरेनस। एक कौन सा होता है, एक हमारा वीनस होता है और एक हमारा होता है यूरेनस। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि इसका सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन होता है। अगर पूछेगा कि सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन किसका होता है तो क्या बताओगे, वो हमारा होता है वीनस का। कितने दिन का होता है, तो 243 अर्थ डेज का यहाँ पर रोटेशन हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हमारा वीनस होता है ना, ये इसका हाईएस्ट एल्बिडो भी होता है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। तो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे हाईएस्ट एल्बिडो किसका होता है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का ही होता है, सॉरी ये हमारे वीनस का ही होता है। अब इसके बाद मैं फटाफट से अब कवर करूँगा क्योंकि आपके टाइम ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए हैं। तो या फिर एक काम करते हैं ना, इसको हम 2 हाफ में कर लेते हैं। ठीक है, इसको 50 मिनट में यहीं रोक देते हैं, और बाकी 10 to 12 मिनट की और वीडियो होगी, उसको हम बाद में कर लेंगे। ऐसा करें क्या, बताओ एक बार, ऐसा करें, ऐसा करें या फिर एक ही दिन में पूरा कर लें। एक काम करते हैं, आज हम 50 मिनट ही करते हैं, बाकी की जो 10 to 12 मिनट की वीडियो होगी ना, वो हम स्टार्ट कर लेंगे कल। ठीक है, कल स्टार्ट करके और कल उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो कल हम अर्थ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी हम वीनस तक ही रखते हैं। बाकी बताओ आपको कैसा लगा सेशन यार। ठीक है, पहली क्लास थी आपके बैच में, ऑलरेडी जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं CDS वगैरह के बैच में उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, CAPF के बैच में जो पढ़ चुके हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी, बट आपके बैच में फर्स्ट क्लास थी, तो आई होप कि समझ में आई हो। तो आप बताना एक बार कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, क्या कह रहे हो, ख़त्म ही कर दे क्या पूरा अबे ख़त्म कर दें।